अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। एक नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। हुकूमत ने ऑपोजिशन को सरप्राइज दे दिया। 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत के क्रीज से बाहर निकलकर छक्के आर्मी चीफ समेत तमाम सर्विसेज चीफ की मुद्दत 5 साल, सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 34, कौमी असम्बली सेनेट से अहम बिल मंजूर। ऑपोजिशन के शोर शराबे के बावजूद हुकूमती बेंचेस अहम बिल पास करवाने में कामयाब। नई कानून साजी से फौज और सुप्रीम कोर्ट की नई शक्ल आखिर क्या निकलेगी। इसके अलावा बुशरा बीबी अदालत में रो पड़ी। इदारे असाबी जंग में तोड़ने में कामयाब। बानी पीटीआई की अहलिया ने अदालतों पर अदम एतमाद कर दिया। दोबारा जेल जाने की तैयारी की धमकी। आखिर मायूसी की वजह क्या बनी। जबकि दूसरी तरफ बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान और अहलिया बुशरा बीबी की पार्टी ग्रुपिंग खुलकर सामने आ गई। खान की रिहाई भूल जाएं, पार्टी रहनुमाओं के मिस गाइड होने का इल्जाम। अलीमा खान ने बहुत कुछ बोल दिया, अपने ही रहनुमाओं को खरी खरी सुना दी। हुकूमत मजबूत गिरफ्त के बाद पीटीआई के अंदर ग्रुपिंग बढ़ने का खदशा। पार्टी पर कौन कंट्रोल करेगा और कौन बनेगा अमरीकी सदर। फैसला कुन घड़ी आ पहुंची। डोनाल्ड ट्रंप, कैमला हैरिस ने अपनी जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। इजराइल के खिलाफ वाज़े मौक़िफ़ ना अपनाने की वजह से मुस्लिम वोटर्स कंफ्यूजन का शिकार। स्विंग स्टेट्स अहमियत इख्तियार कर गई। कांटेदार मुकाबले की तवक्को बढ़ गई। नए सदर के इंतखाब के बाद नई अमरीकी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। आज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आज जो है वो बिल मंजूर हुए। हमने देखा काफ़ी शोर शराबा था, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत कामयाब रही। कुछ बिल्स मंजूर कराने पे आर्मी एक्ट तरमीम बिल, इसके अलावा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और जजेस की तादाद बढ़ाने का एक्ट भी जो है वो मंजूर हुआ। बताइएगा कि ये जो मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई गई है सर्विसेज चीफ की, इसके पीछे क्या इंतज़ामी वजूहात हैं? ये एक इंतज़ामी मामला है या फिर कुछ सियासी मकासद हो सकते हैं, ये सोचते हुए कि इस वक्त हुकूमत बहुत कंफर्टेबल है, एक पेज पर है और इसी तरह मामलात को कंटिन्यू करना चाहती है? मेरा ख्याल है कि ये वो एक पेज की बात तो दुरुस्त है, लेकिन ये इस हद तक दुरुस्त नहीं होगी कि ये सिर्फ सियासी मामला है। इसको नेशनल सिक्योरिटी के साथ मुंसलिक भी किया गया है। और दूसरी बात यह है कि ये फौज की भी इसमें ख्वाहिश शामिल थी। ये नहीं है कि ये सिर्फ कोई फौज को खुश करने के लिए सिविल गवर्नमेंट ने कोई फैसला कर दिया है और वो कह रहे हैं कि जी अब ये कर दिया जाए। बुनियादी तौर पे ये बात नजर आ रही थी। जनरल कैनी ने भी 6 साल लिए और फिर जब जनरल राइट स्टीफ आए तो उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया था एक्सटेंशन के लिए नवाज शरीफ के पास। और जब उन्होंने ऐलान भी किया, जनरल आसिम बाजवा के जरिए कराया था कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, तो फिर फौरन ही साथ पूरे पाकिस्तान में रऊफ भाई को पता होगा बैनर लगने शुरू हो गए थे, जाने की बातें जाने दो। और बड़ी ख्वाहिश रखी गई और आखिरी दिन तक उन्होंने डॉन लीक्स भी की, पनामा को भी चलाया, लेकिन एक्सटेंशन नवाज शरीफ ने नहीं दी थी राइट शरीफ को। तो जनरल बाजवा आ तो गए, लेकिन उनको ये समझ आ गई थी कि अगर राइट शरीफ को एक्सटेंशन नहीं मिली तो मुझे भी नहीं मिलेगी। थोड़ा सा मैं लंबा जवाब दे रहा हूँ ताकि बैकग्राउंड हमारे सुनने और देखने वालों को पता चल जाए। उसमें फिर जनरल बाजवा ने बिल्कुल प्लान किया और नवाज शरीफ को निकाला बाहर, उनके साथ मीठी मीठी गुफ्तगू भी की और उनको पता था कि एक्सटेंशन मुझे ये नहीं देंगे, तो वो उन्होंने इमरान खान से ले ली। और उसके बाद अजाइम तो जनरल फैज के साथ थे इमरान खान के 10 साल हुकूमत करने के, लेकिन फिर वो डीजीआई के ऊपर ही कुट्टी हो गई और सब कुछ चला गया। और फिर इमरान खान ने पैंतरा भी बदला। आरिफ अलवी साहब के साथ ऐवान सदर में खामोशी से मुलाकातें की, जनरल बाजवा से भी की और उनको एक्सटेंशन भी ऑफर की। और जिसको जो साबिक डीजीआई थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके कहा कि लामुतनाज़ हयात ले लें आप एक्सटेंशन, लेकिन मेरा साथ दें। जहां तक वो चले थे इनके साथ। अब जब हम देखते हैं कि जब काजी फायद ईसा के, क्योंकि उनकी तो 1 साल और 1 महीना थी, लेकिन पीटीआई के यूट्यूबर्स और जो लोग उनके पीछे पड़े हुए थे वो उनके दिन 6 महीने पहले से गिनने शुरू हो गए थे कि वर्किंग डे इतने रह गए और टोटल छुट्टियों को मिला के इतना काम रह गया। और वो उनकी ड्यूटी लगी हुई थी कि वो रोजाना इतना लिखा करें। तो बिल्कुल ये प्लान इनका अब भी यही था कि आसिम मुनीर के खिलाफ, जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ के खिलाफ इमरान खान बहुत बोले हैं, कुछ दिन से खामोश भी थे, लेकिन यही होना था जी आखिरी साल शुरू हो गया और ओवरऑल भी शुरू हो जाता है, एक काउंट डाउन शुरू है जी, एक्सटेंशन लेंगे नहीं लेंगे। बिल्कुल। तो जो सिक्योरिटी पॉलिसियां बन रही होते हैं, तो मेरे ख्याल में हुकूमत ने और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने ये सोचा इस मामले को, देखिए 64 साल की उम्र तक तो वैसे ही एक्सटेंशन इमरान खान के दौर में
बाकायदा मंजूर हुई थी, जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने तजवीज लिख के ऑर्डर कराया था कि जी आप ऐसा करा लें, और आसिफ खोसा के साथ मिलकर ये काम हुआ था। तो लाइन में लग के पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ने वोट डाला था, और वो 64 साल की शेख आज भी बरकरार है। तो जो मौजूदा आर्मी चीफ है उनकी मुद्दत मुलाजमत, और इस में मेरा ख्याल है आपके प्रोग्राम के इख्तिताम तक या फिर 12 बजे से पहले मेरे सामने सदर मुमलिकत से एडवाइस साइन हो जाएगी, तो और ये फिर बजट नोटिफिकेशन भी होगा, कानून बन जाएगा। तो एक तो वो खत्म हो जाएगी एक्सटेंशन, उसके बावजूद मौजूद रहेगी। 64 साल तक आप मौजूद हैं माशाल्लाह, ठीक है, तो आप एक्सटेंशन ले सकते हैं। तो फिलहाल एक 3 साल का टेन्योर समझे बन गया ना, आगे 3 साल मौजूद है। एयर चीफ का भी 1 साल बढ़ गया, नेवल चीफ के 2 साल बढ़ गए। तो ये सब चीजें देखते हुए गवर्नमेंट ने बहरहाल अपनी तरफ से एक कोशिश की है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये सदाबहार 1 पेज है, हमने बड़े बड़े 1 पेज आते और जाते देखे हैं, ताजा तरीन तो इमरान खान का ही था। लेकिन जो स्टेबिलिटी का एक मैसेज दिया जाना था दुनिया को, जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट जहां पे जाके रुकती है, और फिर इमरान खान का इशू रह जाना है, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या इनस्टेबिलिटी रहेगी, वो कितना जोर लगाएंगे 9 नवंबर को, या आज के बाद उनका जोर खत्म होगा कि भाई ये तो सारी चीजें बीच में ही और तरीके से गवर्नमेंट ने कर ली। तो जो मैं समझ रही हूँ आमिर साहब, तो ऑन टॉप ऑफ जो 5 साल मुद्दत मुलाजमत है उसके बाद भी एक्सटेंशन दी जा सकती है जी। 64 साल की उम्र तक तो मौजूद है ना कानून में, गुंजाइश मौजूद। ठीक है जी। ईरान साहब बहुत शुक्रिया, आपने एक बड़ा कम्प्रिहेंसिव सा एक वो दिया। आपने ये तरीक़ी तौर पर बड़े अच्छे हवाले दिए कि जो भी आर्मी चीफ आता था तो उसके अंदर ये ख्वाहिश मौजूद होती थी। स्पेशली हमने देखा 2 एक्सेप्शन थी नेटिज में देखें। एक जनरल अब्दुल वहीद काकड़ साहब को कोई ख्वाहिश नहीं थी, हालांकि उनको बेनज़ीर भुट्टो साहब भी देना चाहते थे, अमेरिकन भी चाहते थे, उन्होंने इनकार किया था। फिर हमने देखा जनरल जहांगीर करामा साहब, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। इट मीन्स के वो छोड़ें, ये आपकी मतलब एक्सटेंशन तो दूर की बात, उन्होंने कहा मैं अपनी मियाद ही पूरी नहीं करता, ये रखें अपनी पोस्ट और ये रखें सारी स्टिक वगैरह जो भी है। तो ये सारा काम शुरू हुआ जनरल मुशर्रफ साहब से। जब वो आए फिर वो आर्मी चीफ लग गए, 10 साल के लिए खुद वो अपने को बार बार एक्सटेंशन देते रहे। फिर जनरल कियानी साहब ने ली। कियानी साहब के बाद आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उनका जनरल रहील साहब ने पहले तो एक ट्वीट करा दिया था, आपको याद होगा, उन्होंने ट्वीट किया था आसिम बाजवा साहब ने कि मैं नहीं लूँगा ये एक्सटेंशन, मैंने तो फरवरी मार्च में कराया था। फिर उन्हें ख्याल है नहीं यार ये तो लेनी होती है, तो फिर आप जैसे पता डॉन लीक्स बला बला। तो फिर हमने देखा कि जब बाजवा साहब आए हैं तो एक इंस्टीट्यूशनलाइज किस्म की एक चीज़ें और एफर्ट्स जो हमें नज़र आ रही हैं। मेरे इतने बड़े लंबे सवाल का मकसद ये था, क्या 5 साल से हमारे जनरल राजी हो जाएंगे कि हाँ चलें 5 साल काफ़ी हैं? देखें, मैंने तो इसीलिए ये कहा कि 5 साल तो मिल गए ना। 64 साल की उम्र तक आपको एक्सटेंशन मिल सकती है, वो ऑलरेडी कानून मौजूद है, जिसे पार्लियामेंट में मेरा ख्याल है JUI ने शायद वोट नहीं किया था, बाकी सब ने वोट लाइन में लग के दिए थे। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग और तहरीक इंसाफ 64 साल की उम्र तक तो ले लिए जा चुके हैं, बस उसमें एक टेन्योर का बना दिया गया कि वो 3 की बजाय 5 साल कर दिया गया। तो अब इसे समझते नहीं है कि विद इन द रैंक्स वही वाली बात होगी कि जैसे हम जुडिशरी में भी देखा है हमने, इन तमाम चीज़ों में जो आपके एस्पायरिंग आपकी कमांड है रैंक्स में से, वो तो ये समझेंगे कि कुछ लोग फिर रिटायर हो जाएंगे, चीफ नहीं बन सकेंगे। जी बिल्कुल होता है, लेकिन क्योंकि अब ये कानून बन गया ना, आखिरी वक्त में एक्सटेंशन होती है तो फिर गड़बड़ ज्यादा होती है कि जी मैं भी उम्मीदवार था, अपना था। तो अब हर एक को पता चल जाएगा कि कौन 5वें साल में होगा। तो जनरल आसिम मुनीर रिटायरमेंट लेते हैं 5वें साल, तो टोटल इनके हाथ के लगाए हुए जर्नैली खड़े होंगे ना वहां पे। कोई पिक एंड चूज किसी तीसरी पार्टी के नहीं होंगे कि ये जनरल बाजवा ने इनको प्रमोट किया था। सर जनरल कियानी साहब भी तो जनरल मुशर्रफ के बिहाइंड पिक थे, और बाद में विद इन 1-2 मंथ्स जो कुछ हुआ था, मैं उसकी डिटेल में तो मैं नहीं जाना चाहता, आप भी तरीक जानते हैं, हम भी जानते हैं। सो ये जरूरी होता है कि आपका हैंड पिक जो है आपका लॉयलिस्ट भी हो। नहीं, ये तो ना सिविलियन को समझना चाहिए, और जनरल मुशर्रफ का तो बिल्कुल वाज़ेह है कि जनरल कियानी ही तो इफ्तिखार चौधरी के पीछे थे, उस एक्सटेंशन के पीछे थे। वो जो वकला मुहिम थी, जो सारे आज जफादरी भाग के आ रहे हैं, अब तो सारी चीजें सामने आ गई है ना कि वकला को बहरहाल उनके अपने जनरल मुशर्रफ के अंदर से बगावत की थी। जनरल मुशर्रफ उनके ऊपर जो हमले हुए कुछ हमले वो भी उनके अपने लोगों ने कराए थे। जनरल मुशर्रफ साहब इतने मतलब नईव थे, भोले थे कि उनको ये नहीं पता चला मेरा DGIS है या मेरा जो जिसको मैं आर्मी चीफ बना रहा हूँ
वही मेरे खिलाफ तहरीक चलवा रहा है, कोई MI थी उनके पास, दीगर इंस्टीट्यूशन होंगे, उन्होंने उन्हीं को स्टिक पकड़वाई जिन्होंने उनके बकौल बाद में कहते थे, लोगों को कहा भी सही कि मेरे साथ ये धोखा हुआ या मेरे साथ मेरी जजमेंट ठीक नहीं थी, मैंने सही नहीं अपॉइंट किया था। अगर ये हालत थी तो फिर तो मेरा ख्याल है जनरल साहब को घर जाना चाहिए था, कि अगर उन्हें ये भी नहीं पता था कि जिस बंदे को मैं जनरल बना रहा हूँ तो वही अब आप बता रहे हैं, और ये पता भी है कि वही पीछे थे इसके तहरीक के। वो ना मुझे याद भी रहते हैं, लेकिन उसके बोझ इतारा करते हैं, तो फिर जब इदारे की जरूरत ना रहे हो तो फिर उसको उतार दीजिए। भाई बहुत हो गए, आपने वो भी कर लिया। अच्छा, मुझे थोड़ा सा समझाइएगा, आपकी आवाज थोड़ी सी फिर थोड़ी सी वो हल्की सी गड़बड़ हो रही है सर आवाज में। अच्छा, ये समझाइएगा कि जब 5 साल की टेन्योर होगी उसके बाद भी एक्सटेंशन ली जा सकती है फर्दर बिल के तहत? इस बिल में नहीं, वो कानून पहले से मौजूद है ना जी, 64 साल की उम्र तक आप जा सकते हैं बतौर चीफ। नहीं, वो तो रह गया, अब 64 के बाद आप चीफ नहीं बन सकते अगर 5 साल आपके पास है। आपको नया कानून बनाना पड़ेगा ना, फिर एक और कानून बनाना पड़ेगा। मतलब 64 इज द एज वेयर ही हैज टू रिटायर, उनको 5 साल या 5 साल पहले हो जाएंगे या 64 पहले हो जाएगा, अब ये कह रहे हैं? अभी तो आप ये समझे कि 5 साल पहले हो जाएंगे, 64 बाद में हो। अच्छा, इसका इतलाक जो है ये मौजूदा ये टर्म पे होगा, आज से होगा या 2022 से होगा जनरल साहब पे या आसिम मुनीर साहब पे? ये आसिम मुनीर से लगा दिया गया है जी। मतलब 2022 से प्रोसीजर एक्ट को दोबारा आज जो नाफिज किया गया ना, तो वो 26वीं आईनी तरमीम पहले नाफिज किया गया, जैसे ऑर्डिनेंस को बैक डेट से बनाया। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ये 2022 से जनाब आसिम मुनीर साहब का इफेक्टिव होगा, सो 2027 तक जाएंगे ये चीफ? जी बिल्कुल, मतलब इनके 3 साल अगले साल पूरे हो रहे हैं ना, तो 2 साल मजीद। राना साहब, मेरा ख्याल थोड़ा सा दोबारा अगर उनका दूसरा नंबर है आपके पास, मेरा ख्याल है उनसे राना साहब की आवाज़ फिर काट रही है, अगर दोबारा उनको ट्राई करें ज़रा जी फ़ोन पे। जी, हम कोशिश करते हैं कि राना साहब से दोबारा कांटेक्ट करें। क्लासा साहब, एक और चीज़ जो हम पूछना चाहे थे राना साहब से, वो है जजेस की तादाद बढ़ाना। आज 17 से 34 जो है वो कर दी, एकदम से इतनी जजेस की तादाद बढ़ाना, इसके पीछे क्या मकसद है? थोड़े टाइम पहले तक, बल्कि अभी भी हम ये एतराज़ात सुनते रहते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, ये इतने हैवी पैकेजेस लेते हैं, इनकी इतनी पेंशनें होती हैं, तो ये इनको कैसे, कौन अफोर्ड करेगा इनको? ये सारा इसको तो कोई शक नहीं है कि इसके पीछे पॉलिटिकली एक मोटिव्स हैं। जो ये ला रहे थे 26 ये तरमीम, अगर उसके ज़रिए इनके मकासद हो जाते पूरे तो शायद मेरा ख्याल ये ना लाते। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, नो ऑफेंसेस, विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, या अफरीदी साहब ने शायद कुछ जल्दी में चीज़ें की हैं, या जल्दी में उनके कुछ ऐसे उन्होंने फैसले किए हैं जिसके बाद एक पैनिक हैज़ ग्रिप्ड इसको गवर्नमेंट, मुझे लगता है। मसलन उन्हें ये हुकूमत चाह रही थी कि जस्टिस मंसूर साहब ना आए सामने। अच्छा, मेरे ख्याल से आमिर इलियास राना कर लें, बाद में अपनी बात बाद में करेंगे। हाँ, इन्होंने वापस ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, आप सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा आमिर साहब, एक और जो हमने देखा एक्ट में तरमीम आज पास हुई है, वो है जजेस की तादाद बढ़ाने की। 17 से 34 जो है वो जजेस कर दिए गए हैं। अब इसके पीछे क्या मकसद है? क्योंकि ये एतराज़ात हम सुनते रहते हैं कि जजेस के इतने हैवी पैकेजेस होते हैं, पेंशन्स होती हैं, इतनी तनख्वाहें होती हैं, तो हम इसको ये कैसे अफोर्ड किया जाएगा? आपने 17 से 20 नहीं, 24 नहीं, आपने डायरेक्टली 34 जो है वो जजेस कर दिए हैं। हुकूमतें जब खर्चा करने पे आती है ना, तो मैं और आप तो बहस ही करते रह जाते हैं कि जी इतना खर्चा, इतने पैकेजेस। बहरहाल वजीर कानून ने ये बात कही है कि हमने अप टू 34 कर दिया है, और सुप्रीम जुडिशल कमीशन जब जितने जजेस की जरूरत महसूस करेगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कल गवर्नमेंट की तरफ से मेरी इत्तला के मुताबिक जस्टिस अमीनुद्दीन खान का नाम दिया जा रहा है कि वो आईनी बेंच के सरबराह होंगे। सही। और आईनी बेंच के लिए हो सकता है 9 से 11 रुकनी तक बेंच बनेंगे मुख्तलिफ, क्योंकि और ये 3 से 6 माह के लिए होंगे। तो हुकूमत का ख्याल ये है कि जब ये जजेस वहां मसरूफ होंगे तो सुप्रीम कोर्ट की तादाद कम हो जाएगी। वो के कानून में गुंजाइश मौजूद है कि आईनी बेंच पे जाने वाले साथ साथ दीवानी और फौजदारी केसेस सुन सकेंगे, लेकिन जाहिर है कि वहां पे काम बहुत ज्यादा होगा, तो तादाद तो बढ़ाई जाएगी। हो सकता है पहले मरहले में सिर्फ 6-7 बढ़ाए जाएं, और आने वाले वक्त के लिए गुंजाइश रख दी गई है। जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप टेक्निकली समझें कि वो आईनी बेंच भी बनना है, तो 12 रुकनी कर दिया गया। इस वक्त चीफ जस्टिस आमिर फारूक के साथ डिवीजन बेंच में उनका हम ख्याल बेंच कोई नहीं है, तो फिर वहां पे 3 जज नए आएंगे, तो जब
कोई सिंगल बेंच फैसला किया करेगा तो फिर डिवीजन बेंच आमिर फारूक की सरबराही में चीफ जस्टिस की बहुत सारी चीजों को टैकल करेगा, फिर बहुत सारे लोगों की एलिवेशन होनी है। तो ये सारी चीजों को उन्होंने कोशिश की है कि एड्रेस किया जाए। और हुकूमत का ख्याल ये है कि क्योंकि हम ये बताएं आमिर भाई, आप क्योंकि इन चीज़ों को बड़ा करीब से रिपोर्टर भी देखते हैं, एनालिस्ट भी देखते हैं, तो हुकूमत को ये महसूस हुआ कि 26 इन तरमीम जो की थी जल्दी में की और उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ और उनको जो काम करने चाहिए थे, जिस मकसद के लिए किए गए थे, वो मकसद पूरा नहीं हुआ और दोबारा याया फरीदी साहब ने जिस तरीके का बेंच बनाया या जिस तरीके का प्रोसीजर एक्ट में वो दोबारा लेकर आए मुनीब साहब को और उनको जस्टिस साहब को, बाद में जेल रिफॉर्म्स की कमेटी वगैरह बनाई जिसमें ऐसे लोग को शामिल हुए, शायद हुकूमत को एतराज़ होगा या एस्टेब्लिशमेंट को भी। तो याया फरीदी साहब को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये तरमीम लाई गई है कि जनाब के उनके जो हम ख्याल जजेज अगर ज़्यादा हैं, 8 तो ऑलरेडी हमें नजर आते हैं जिन्होंने वो दिया 12 जुलाई वाला फैसला दिया था खवातीन की सीटों का, इतने ज़्यादा जज भरते हैं कि जनाब चीफ जस्टिस साहब को भी समझ नहीं आया कि हाउ टू मैनेज रन और इनको कंट्रोल कैसे करूँ। इतनी बड़ी मतलब पूरी एक तरह की ये तो वो बन गई है ना, ये प्लाटून कह सकते हैं, ये मतलब ब्रिगेड। तो ये उसके लिए लाया गया सारा कि उनको न्यूट्रलाइज करना है, उनको ज़रा आप न्यूट्रलाइज कहें या ये कहें कि एक सीधा सीधा सा मैसेज दे दिया गया है कि हुजूर अगर आप ठीक चलते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर ये हुकूमत के पास सुप्रीम जुडिशल कमीशन में अक्सरियत भी मौजूद है और कल ये चीजें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बड़ी वाज़ेह हो जाएंगी, ताकि जो आप और मैं एम्बिग्विटी में है ना, वो कल क्या गवर्नमेंट के नामजद को हमायती वोट देंगे, गैर जानिबदार रहेंगे, या वो अपने उन 2 सीनियर जजेस को जिनको वो मुसलसल साथ लेके चल रहे हैं, उन्होंने अपनी तरफ से तो हम उसको नेक नियति से देखेंगे कि यकजहती का एक मैसेज दिया कि मंसूर अली शाह और मुनीब फारूक को साथ रख के। लेकिन गवर्नमेंट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो तरमीम की है ना, उसमें बड़े तरीके से वो कहते हैं ना मक्खन में से बाल की तरह मुनीब अख्तर साहब को निकाल दिया कि सीनियर तरीन जज के तौर पे मंसूर अली शाह साहब रहेंगे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में, लेकिन जो तीसरा जज होगा वो आईनी बेंच का सरबराह होगा। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कोशिशें पूरी की हैं कि जो कमी बेची थी वो कानून ज़ाहिर बनता है आइन के नीचे और आइन कानून बनता है तो फिर रूल्स बनते हैं। तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत उन्होंने काफी रूल्स भी बना दिए हैं। अब ये कल तय होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या मंसूर अली शाह साहब या मुनीर अख्तर साहब का नाम देते हैं, गैर जानिबदार रहते हैं कि गवर्नमेंट ने जो नाम दिया है अक्सरियत आपके साथ मौजूद है, आप बना लें। ये कल हमें पता चलेगा। अच्छा, आपको लगता है आज वज़ीर कानून और बिलावल भुट्टो की भी मुलाकात है रात को, जितनी आपने तफसील से उसमें हर चीज तय हो जाएगी। ये बात बता रहे हैं तो इससे तो लगता है कि वो इंस्टीट्यूशन जो थे ये तो सारी की सारी पॉलिटिक्स होएगी, फिर लॉबिंग होएगी, हुकूमत अपनी कोशिश करेगी, जुडिशरी अपनी करेगी, ये तो हर वक्त यहाँ सियासत ही होती रहेगी। इंसाफ तो फिर वो कहते हैं गया वो पानी लेने गया, और जो इनके नाकदीन है इसके तरमीम के वो तो यही कहते हैं कि आपका मकसद यही था कि आप सुप्रीम कोर्ट के इन कामों में फंसा दें और उसके बाद वो कोई काम ना कर सके, वाच डाक का कोई रोल ना अदा कर सके, हुकूमत जब चाहे किसी भी चीफ जस्टिस को उनके हाथ बांध दे। तो आपको लगता नहीं है? और साथ में मैं सारी बात लंबी हो गई, वो कहते हैं इंडिया में देखें 33 जजेस हैं, 1.5 अरब की आबादी है, यहाँ पे 25 करोड़ पे आपने 33 या आपने 34 जजेस लगा दिए हैं। तो मकसद तो वो कहते हैं पॉलिटिकल है सारा, आपको मकसद आपका इंसाफ देना नहीं है, मकसद आपका उस जज को न्यूट्रलाइज करना है, चुप करवाना है जो आपका ख्याल है आपके मुताबिक फैसले नहीं दे रहा। नहीं, आपके मुताबिक नहीं कर रहा। अगर हम खुल के बात करें रहू भाई, तो अदालत का एहतराम भी है, सब चीजें, लेकिन हमारे जज भी तो पॉलिटिक्स ही करते हैं ना। मतलब सीधे सीधे फैसले एक पार्टी के हक में यकसुई के साथ, मुकम्मल यकसुई से 187, जब असर मिनल्ला ये कह रहे थे कि नून के साथ 2018 में यही कुछ हुआ था, तो यकसुई के साथ जब 187 इन्फोर्स किया था बगैर 184(3) को लगवाए, उस कमेटी में जाए, आपने एक फैसला दे दिया, तो फिर आप 2018 का इलेक्शन भी साथ डालते, फिर पार्टी ना बनते, फिर 8 जजेस तो पार्टी बन गए ना। और वो पार्टी इसलिए बने कि ये बात सामने आ गई थी कि जी शायद गवर्नमेंट जो है आइन में तरमीम करके एक्सटेंशन दे देगी काजी फाइज ईसा को, तो मंसूर अली शाह साहब उसमें सीनियर तरीन जज थे, उनकी बारी थी, उन्होंने कहा मैं 3 साल बाद बनूंगा। तो ये बात तो है ना, फिर हमारी अदलिया ने कब सियासत नहीं की? आप ये कह रहे हैं राना साहब, असलम बेग के नाम पे इन्होंने हमेशा से सियासत की। उन्होंने आपकी बात काट रहा हूं, कहा कि नहीं कौम का अब मूड इलेक्शन का बन गया है। एक सर सवाल 63A को देख रहे हैं, वो क्या सियासत नहीं की थी मुनीब अख्तर साहब ने? एक सवाल में आ रहा था राना साहब, माजी में हम ये बड़ा पॉपुलर सी बात है, सियासतदान कहते थे, आप और मैं बैठ के कौमी असम्बली की प्रेस गैलरी में कई तकरीरें सुनी हमने, वो पहले कहते थे एस्टेब्लिशमेंट जो है या फौज को कहते थे जनाब कि वो भी एक सियासी पार्टी है और अपनी पॉलिटिक्स वो चलाते रहते हैं, मतलब कॉमन सी बात है, कोई नई बात नहीं कर रहा। अब आप ये कह रहे हैं कि मतलब अदालत की भी अपनी एक
इस तरह की जज सबान की भी कोई, वो कल को कहेंगे अपनी सियासी पार्टी है वो भी पार्टी बना लें, पार्लियामेंट के अलहदा है, पहले 5-6 पार्टीज़ हैं, तो इस मुल्क में हर इदारा जो है वो अपनी सियासी पार्टी बना लेगा, वो सियासी ग्रुपिंग करेगा और हुकूमतें इसी तरह सारा दिन खेलती रहेंगी कि जनाब 17 से 34 कर दो, कौन से पैसे हमारी जेब से जा रहे हैं, कौन से हमने पार्क्स एंड प्रिविलेजेस देने हैं, इनको एंगेज रखो। तो दैट्स ए वेरी स्केरी ये सिनारियो है कि सारे इदारे अगर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और आवाम के पैसे जो हैं वो टैक्स भी हम दे रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, रो भी रहे हैं और इनके ये खर्चे भी पूरे हो रहे हैं सबके, और इनकी पॉलिटिक्स चल रही है। सर बदकिस्मती से सच यही है कि पहले अदलिया और फौज मिलकर सियासत कर रही थी और सियासी जमातों और लीडरों को अपने निशाना बनाया जाता था बराह रास्त हर चीज के ऊपर। तो आप ये देख लें कि एक सच तो यही कुछ है ना कि पॉलिटिक्स ही हुई है ना। कब हुई है? इंसाफ कब मिला है लोगों को? आम आदमी तो तड़पता फिर रहा होता है। ठीक, मैं तो आज भी कहता हूं जब ये इन्होंने कहा है कि पार्लिमानी कमेटी जजेस को चुनेगी जी, तो वहां आम आदमी से एप्लीकेशन भी लेते ना कि जो हाई कोर्ट में जज बनने के लिए वकील अपने सीवी दे रहे हैं, सेशन जज जिनके नाम आ रहे हैं उनके नाम पब्लिक किए जाएं। जो सुप्रीम कोर्ट में जाहिर है, आप मुझे यकीन है कि सिर्फ हाई कोर्ट से एलिवेशन नहीं होनी, सीनियर वकला को भी सुप्रीम कोर्ट में जज बराह रास्त तैनात किया जा सकता है। जो मुझे मतलब है लास्ट वर्ड लगता तो ये है कि ये तो फिर सल्तनत मुगलिया का दौर आ गया कि बादशाह सलामत बैठ के सारे अपने वो अदालतों को भी बनाएंगे, जुडिशरी में भी लगेंगे, फौज में भी, चीज़ों में। तो जमहूरियत तो बड़ी तेज़ी से ऑलरेडी इसके इरोजन का शिकार है, मजीद होती जाएगी। वाच डाक का रोल जो है वो ख़त्म होते जाएंगे, किसका भी कसूर होगा। बहरहाल सर थैंक यू वेरी मच, वेरी काइंड सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद थे। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ मजीद स्टोरीज डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। और नहायती अहम स्टोरी, बड़ा कांटे का मुकाबला जो है वो देखा जा रहा है यूएस इलेक्शंस में, जहां पे बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट है बिटवीन ट्रंप एंड कैमला हैरिस। अनवर इकबाल साहब सीनियर सहाफ़ी फ्रॉम डीसी हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से पूछ लेते हैं कि क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब। वालेकुम अस्सलाम दीदी। जी अनवर साहब, बड़ा ही क्लोज कह रहे हैं कि कॉन्टेस्ट है, वन ऑफ द टफेस्ट इलेक्शंस ऑफ यूएस, और कहा जा रहा है कि जो स्विंग स्टेट्स हैं उसमें भी अभी तक समझ नहीं आ रही कि कौन जो है वो आगे है, कौन पीछे है, और पेंसिल्वेनिया जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा। आप वहाँ बैठे हैं, आप बेहतर बता सकते हैं क्या सिचुएशन है इस वक्त। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। स्विंग स्टेट्सों के दूसरे स्टेट्सों मुकाबला इतना कांटेदार है कि इवन जो प्रोफेशनल प्रेडिक्शन करने वाले हैं वो भी बहुत एहतियात बरत रहे हैं। कोई 1%, 1.5%, 2% की बात कर रहा है। जब 2% तक बात हो तो ये विद इन मार्जिन ऑफ एरर्स होता है। ये कह सकते हैं कि ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो अभी तक यानी कोई वाज़ेह तौर पे ये कहने को तैयार नहीं है कि सदर ट्रंप ही जीत जाएंगे या कमाला हैरिस ही जीत जाएंगी। बहुत मुश्किल, इतना रेजर थिन मुकाबला है कि कोई भी ये रिस्क लेने को तैयार नहीं है। अनवर साहब, एक इशू जो बीइंग अ वुमेन मेरे नज़दीक जो है वो अहम है, वो ये कि अभी भी यूएस जैसी लिबरल सोसाइटी में ऐसा लगता है एक अनईजीनेस है टूवर्ड्स कैमला कि वो एक खातून जो है वो प्रेसिडेंट बन जाएंगी। क्या ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर देखा जा रहा है इस दफ़ा? बिल्कुल है। बीबी अमेरिका बहुत आपके तरीका तरक्की याफ्ता माशरा है, अमरीकी माशरा कि देहातों में जाके देखें ना, देहात सारे एक जैसे होते हैं। अभी वहाँ यही कहा जाता है वहाँ कि औरतों को घर का ही काम करना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए। ये तो अमेरिका के शहर हैं जो अमेरिका का डायरेक्शन मुतय्यन करते हैं, गांव सारे कंजर्वेटिव होते हैं। जी अनवर भाई थैंक यू वेरी मच। सर जी मेरी और ये रबिया की तो यहाँ शर्तें लग चुकी हैं सर जी, हम तो शर्त लगा के बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा कि कमला जो है कि वो जीतेगी, वो कहते हैं ट्रंप जीतेगा। भाईजान आप किस साइड पे खड़े हुए हैं? कोई हमें कोई ये भी कहानी सुनाए। मैं किसी साइड पे नहीं खड़ा हुआ हूँ। दिल मेरा कहता है कि कमाला को जीतना चाहिए, क्योंकि कमाला जो है वो ज़ाहिर है प्रोग्रेसिव लिबरल सोच की नुमाइंदगी करती हैं। लेकिन मैंने ये भी माजी में देखा कि 2016 वाले इंतखाबात में किसी को तवक्को नहीं थी कि ट्रंप जीत जाएंगे, लेकिन जीत गए। जब आप इस तरह मुतासिबाना नारा लगा देते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल होता है अवाम को उससे रोकना। यानी अवाम को आप सीधी बात, एक आदमी जो कि यहाँ सुपर फार्म है, गांव से उठ के शहर में आया है और ट्रक चला रहा है या धक्के खा रहा है, तो उसको यही लगता है कि अगर इमिग्रेंट को निकाल दो तो सारी ये नौकरियां मेरी हैं। हालांकि एक हकीकत है कि जो अमरीकी होते हैं, खासतौर पर जहाँ अमरीका का शहरी है, इवन जो हमारे बच्चे यहाँ पलते बढ़ते हैं,
वो जॉब नहीं करना चाहते जो वहाँ से आने वाले इमिग्रेंट्स करते हैं। वो सारी रात पेट्रोल पंप पे काम करना नहीं चाहते, वो सफाइयाँ नहीं करना चाहते, टाकियाँ नहीं मारने चाहते। इस तरह के जो सारे काम इमिग्रेंट्स की अक्सरियत यही काम करती है। लेकिन ये उनको ये समझाना मुश्किल है। हाँ, ये समझाना आसान है, इन्होंने तुम्हारी नौकरियों पे कब्जा कर लिया। तो एक ऐसा इशू है जिसकी वजह से उनको जिनको कहते जो रूरल अमेरिका की आप इलेक्शन मैप उठा के देखिए, सारा लाल सारा रिपब्लिकन है। रूरल अमेरिका की हिमायत हासिल है ट्रम्प। अच्छा, यहाँ पे हम दो चीजें देख रहे हैं सर, जो मैं थोड़ा सा फॉलो कर रहा था यूएस इलेक्शंस को। एक तो जैसे हमारे यहाँ पिछले इलेक्शन में नकदा कोका बना और वो टिकटॉक पे उसी पे पीटीआई ने मुहिम चलाई और बड़ा पॉपुलर हुआ। हमारे बल्कू का बड़ा शानदार वो कैदी 804 नक का कोका, वो बड़ा यहाँ पे आपको पता है आवाम ने बड़ा उस पर नच के गाने गा के इलेक्शन में हमने चीज़ें देखी वहाँ भी। अच्छा, दूसरा फिर हमारे यहाँ एक तरह का मजहबी टच भी है पाकिस्तान में, तो बड़ा ज़रूरी होता है। मैंने ये देखे दो चीज़ें कि ये ट्रम्प साहब जो हैं वो गार्बेज ट्रक पे भी बैठ के इतना अरबपति आदमी आप गार्बेज ट्रक चला रहे हो, आम आदमी मुतासर होगा सर। ऐसे वो बर्गर और वो पिज़्ज़े बेच रहा हो, फ्री खिला रहा हो और बड़ी अच्छी अच्छी बातें, आम आदमी तो बड़ा ये मुतासर होगा। रही सही का सर उन्होंने ये क्रिश्चियनिटी पे बहुत बड़ी उन्होंने वो किया है, एक मजहबी टच दिया है सर। तो दुनिया भर में पॉपुलिज्म की तो पॉलिटिक्स तो एक जैसी होती है, नकदा कोका हो, वो गार्बेज ट्रक हो, वो मुफ्त के पिज़्ज़े हों, या फिर किसी उसमें मजहबी एलिमेंट आ जाए। लोग तो हर जगह पे एक जैसे हैं सर, बस सीरियस इशू तो रह नहीं गए। फर्क है सर, फर्क ये है कि यहाँ अक्सरियत इस तरह नहीं सोचती। यहाँ एक अजीब वो गरीब डिवाइड को सारे एक्सपर्ट करते हैं कि तकरीब जो रिपब्लिकन और जो डेमोक्रेट्स हैं उनके वोट तकरीबन बराबर हैं। और पहले देखिए, ट्रम्प से पहले रिपब्लिकन अक्सर जगह पे हार जाते थे। ट्रम्प ने ये काम किया है कि यहाँ की रूरल आबादी का एक तबका ऐसा था जो कभी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता था। वो कहते थे कि हमारी बात तो कोई नहीं सुनता, हमें कोई जरूरत नहीं से पार्टिसिपेट करने की। अब वो जो तबका है जो कि गरीब और मेहनत का वाइट तबका है जो देहातों में रहता है, उसको उसने अपील की है कि क्यों नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी सोच के मुताबिक अमेरिका को बदल दूंगा। हालांकि उसको भी पता कि ये नहीं हो सकता, मगर वो तबका जो साथ है और उनकी तादाद ज्यादा नहीं है, 2-3% होंगे, मगर क्योंकि वो 2-3% वोट एक तरफ पड़ जाते हैं और इतना फर्क नहीं होता रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के वोटों में, इसलिए वो ट्रम्प इतना अहम हो गया। सारा सवाल जहन में होगा, हमारे सुनने वालों के जहन में भी होगा कि ये सवाल हम आपसे पूछे हैं कि वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो किसको वोट कर रही है, क्योंकि अक्सर तो ओवरसीज पाकिस्तानी स्पेशली अमेरिकन वो कहते हैं कि ट्रम्प आएगा तो खान बाहर आएगा, ये नारा वो लेकर चल रहे हैं। तो कितने % आप देख रहे हैं ओवरसीज, नंबर 1। दूसरा, मुसलमान जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, वो गजा की वजह से, इसराइल की वजह से साफ ज़ाहिर है उनके भी अपने ग्रीवेंसेज हैं, वो किस तरह वोट देना चाह रहे हैं सर? दोनों का जरा बताइएगा। आपने सही बात की, हमारे जो पाकिस्तानी है ना वो जज्बाती हो रहे हैं इस वक्त। अच्छा। कोई लॉजिक सुनने को तैयार नहीं, उनको पूरा यकीन है कि अगर ट्रम्प आ गया तो इमरान खान बस हफ्ते नहीं तो महीने के अंदर अंदर बाहर आ जाएंगे और उसके बाद तो वज़ीर आज़म भी बन जाएंगे। वो जज्बाती हो रहे हैं और वो उसकी वजह से उनकी अक्सरियत जो है वो ट्रम्प की हिमायत कर रही है। और उनको अमेरिकी पॉलिटिक्स पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको इस पे इंटरेस्ट नहीं है कि इलेक्शन का उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। वो बस कहते हैं बस इमरान को बाहर ले आओ। तो वो तो एक बड़ी तादाद हमारे पाकिस्तानियों की उस तरफ जाने को तैयार है। कुछ हैं जो यहाँ से लोकल पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं, वो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के वाले सोचते हैं, उनमें से कोई रिपब्लिकन के साथ हैं, कोई डेमोक्रेट्स के साथ हैं, लेकिन अक्सरियत इमरान खान के साथ है। जो इमरान खान के लोग जो कहेंगे उनको वोट देंगे वो यहाँ भी। तो मुसलमानों का क्या ट्रेंड है सर ओवरऑल जो वहाँ पे मुसलमान है? ये तो पाकिस्तानियों का, मुसलमानों का ये है कि मुसलमानों में डिवीजन है। पहले मुसलमान जो है सपोर्ट करते थे डेमोक्रेट्स को, कि सारे इमिग्रेंट उनको करते हैं, वही उनसे फायदा होता है। लेकिन इस दफा गाजा की वजह से दुखी हैं, उदास हैं, वो नहीं वो समझते हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जंगबंदी करा सकती थी, इन्होंने नहीं कराया, उसकी वजह से नाराज हैं। तो बहुत बड़ी तादाद इस दफा रिपब्लिकन को भी वोट देगी। अच्छा, इसका जो रिजल्ट की जो आप बात कह रहे हैं, इसका इम्पैक्ट कितने चांसेस हैं? ट्रम्प साहब के हामी तो अभी ये भी खतरात आ रहे थे मीडिया में कि रिजल्ट अगर इस तरह के ना आए, ट्रम्प साहब की मर्जी के ना आए, तो शायद अमेरिका में वायलेंस भी हो सकता है, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, तशद्दुद की भी अभी से फोर्स ही किया जा रहा है, वार्निंग और फौज शायद बुलाई जा रही है कि तैयार रहें। वो धमकियां दे चुके हैं। बिल्कुल हो सकता है कि सदर ट्रम्प ने यहाँ के थर्ड वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ये एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया, वरना इससे पहले यहाँ नहीं होता था। अब वो इलेक्शन जीत के कहते थे कि मैं इलेक्शन हार के कहते थे मैं इलेक्शन हारा ही नहीं। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मैं तो हार ही नहीं सकता, अगर मैं हारा तो
धांधली होगी और उसको नहीं मानूंगा, और वो अपने सपोर्टर्स को लेके आ जाए, इसके बहुत बड़े चांसेस हैं। तो इसका लगता है पाकिस्तान और अमेरिका एटलीस्ट हम एक सुपर पावर के लेवल पर पहुंच चुके हैं कि वहां भी रिजल्ट नहीं, वो हम उनके लेवल पर नहीं पहुंचे हैं, हम उनके लेवल पर नहीं पहुंचे, वो हमारे लेवल पर पहुंच गए। सही है। अनवर साहब ये बताइएगा कि अगर कमला हैरिस जीत जाती हैं तो वो तो चले, हमें पता है कि डेमोक्रेट्स की एक जो पॉलिसी चलती आ रही है उसको जो है वो मोर और लेस वो ही कंटिन्यू करेगी। अगर ट्रंप जीत जाते हैं तो 2-3 क्या मेजर तब्दीलियां हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक तो है कि मसलन बैनुल-अक़वामी सतह पे वो जो है यूक्रेन में वॉर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। मिडिल ईस्ट में उनकी पॉलिसी ज्यादा सख्त होगी, मैं समझता हूँ ज्यादा प्रो इजराइल होगी, और मुल्क के अंदर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इमिग्रेंट के खिलाफ, वो करेंगे। एक मुस्लिम बैन टाइप की चीज दोबारा आ सकती है, कुछ माशी तौर पे वो नौकरियां अमेरिका में वापस लाने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ तो वो करेंगे। अच्छा, उनका अनवर भाई, उनको जो एक एज है जिसकी बहुत सारे पाकिस्तान में लोग भी सपोर्ट करते हैं, आलमी लेवल पे भी बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ट्रंप के दौर में कोई जंग नहीं होती, ट्रंप इज एंटी वॉर, ही इज ए बिजनेसमैन, सो उनकी कोशिश होती है बिजनेस बूम करे, और बिजनेस बूम करता है जब पीस हो, जंगे ना हो, असला ना हो, वेपन्स ना हो। तो ये कहाँ तक ये लगता है कि उनके ट्रंप के आने के बाद वो जो दुनिया भर में इस तरह की जंगें अभी चल रही हैं, गजा में भी है, यूक्रेन जैसे आपने कहा, वो डेमोक्रेट्स का कहते हैं कि इनके दौर में हमेशा जंगें होती हैं। गजा में तो कुछ ज्यादा नहीं कर सकेंगे, ना करने की ख्वाहिश है उनको, लेकिन वो यहाँ कर लेंगे, यूक्रेन में जंग रोकने की कोशिश करेंगे। अच्छा, वो ये सब आपने भी डिबेट उनकी सुनी होगी सर, इन कमला की और इनकी ये ट्रंप साहब की, तो वो कमिटेड नहीं थे इस बात पे कि मैं वहाँ पे सीज फायर कराऊंगा या 2 स्टेट सोल्यूशन। उसके मुकाबले में कमला जो है डिबेट जब लाइव हुई थी, उन्होंने दोनों बातें की थी, अगरचे उनके खिलाफ भी गई कि आप अभी भी आप एक हैं, आपकी हुकूमत है, वाइस प्रेसिडेंट है, तो अभी सीज फायर करवा लें, साल तो हो गया है, तो लेकिन एटलीस्ट वो 2 सोल्यूशन स्टेट की बात करते हैं, इसराइल और फलस्तीन की, जो ट्रंप साहब नहीं करते। बात सही है, ट्रंप तो नहीं करते। बात सही है, मैं समझता हूँ कि फलस्तीन के मामले में उनका रवैया ज्यादा नर्म होगा, लेकिन मुसलमान समझते नहीं है। मुसलमान यहाँ इमिग्रेंट के तौर पे आते हैं, एक से आबादी है, लेकिन वो समझते हैं कि अब अमेरिका को अपनी पॉलिसियां उनकी मर्जी के मुताबिक बनानी चाहिए। ऐसा अमेरिका में कभी नहीं होगा, उनको उस कैंडिडेट को सपोर्ट करना चाहिए जो उनके दूसरों के मुकाबले में ज्यादा नर्म हो। सर, अगर आ जाते हैं ट्रंप साहब, तो क्या वाकई जो इनकी उम्मीदें हैं पाकिस्तानियों की, पीटीए के फॉलोअर्स की, सिंपथाइजर की, कि वो आके खान साहब को वहाँ से टेलीफोन उठाएंगे, वाइट हाउस में पहला आर्डर, एग्जीक्यूटिव आर्डर यही होगा कि जनाब के खान साहब को बाहर इनको निकालें, इसी तरह की चीज़ होगी जो यहाँ पे इंप्रेशन दिया गया है कि पहला हुक्म ये शायद ट्रंप साहब वही देंगे? नहीं होंगे, नहीं देंगे, ऐसा नहीं होगा। यहाँ अमेरिका में ऐसे फैसले नहीं होते, इस तरह के फैसले स्टेट डिपार्टमेंट, पेंटागन के मशवरों के बगैर नहीं होते, उनके मशवरों के मुताबिक जो फैसला कर सकेंगे वो करेंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अनवर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू सो मच। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ मजीद स्टोरीज डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, बड़ा कांटे का मुकाबला चल रहा है इस वक्त यूएस इलेक्शन में, और शर्त भी लग चुकी है, और लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था अनवर इकबाल साहब से जब हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा जो टिल्ट है ना वो मेरी जो चॉइस है ना उसकी तरफ लग रहा है मुझे ऐसा। आप अपनी शर्त से बचने के लिए तो ये ख्वाहिश करेंगे कि आपकी ख्वाहिश को खबर बनना चाहिए। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे भी, पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से बात कर लेते हैं ना, कि क्यों यहाँ पे क्या उम्मीदें लगी हुई हैं लोगों की। तो वो पीटीआई की सबसे ज़्यादा उम्मीद है कि ट्रंप जीत जाएंगे तो खान बाहर आ जाएंगे, जबकि ये क्या वो भी कह रहे थे ऐसा नहीं होता, ये एक अनरियलिस्टिक अप्रोच है। यहाँ तो हम सुन रहे थे हलीमा खान साहिबा ने जो है वो बयान दिए, वो तो कोई उम्मीद नहीं दिखा रही कि खान जो है वो बाहर आएंगे, एंड शी इज़ वेरी डिसअपॉइंटेड राइट नाउ। जबकि दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि वो नवंबर में बाहर आ जाएंगे। क्या चल रहा है आप बताएं? ये वही वाली बात जो आपने भी, मतलब हमारी उम्मीदें जो हैं या पाकिस्तानियों की जो पीटीआई के, वो तो ये है कि ट्रंप साहब हैं, अच्छा बहुत ज़्यादा हाई उस पेडेस्टल पे ले गए। अगर ट्रंप ने ना किया सपोजली, तो फिर ये क्या करेंगे? तो मुझे तो वो सोच के अभी से मतलब होल चल रहे हैं, फिर क्या कहेंगे? ट्रंप भी बिक गया है, जो हमें मतलब ये साथियों को ताने देते हैं, डर गया है, ट्रंप बिक गया है, लिफाफा ले लिया है, पैसे पकड़ लिए हैं, क्या किया है। लेकिन ट्रंप की एक जो अच्छी चीज़ लोग कहते हैं, जो उनको शायद सपोर्ट हो, कि दुनिया में वो जंगों को वो प्रमोट नहीं करता, जो कि इनके प्रॉब्लम है। इनका जो बैगेज है ना, 2 ही बैगेज है इनके, ये कामला साहिबा के। एक तो जंगें हुई हैं जो इनके दौर में, नंबर 1 यूक्रेन वाली सबसे बड़ी थी, फिर अभी हम गजा में देखें, प्लस जो ये इलीगल इमिग्रेंट्स, उसको बड़ा उसने, आपने देखा ढोल पीटा है उसने, ये ट्रंप ने। और जो मुझे बात सबसे ये हैरान को लगती है
कि अरबपति आदमी है, गार्बेज ट्रक पे बैठ के ताकि लोगों के साथ वो रिलेट करके वोट ले। जरा देखें कि वोट लेने के लिए लोग किस हद तक जाने को तैयार हैं। वो मुफ्त खड़ा बर्गर बांट रहा है कि तुम भी लो तुम भी लो, उनके ट्रम्प साहब को आपने देखा। इसके मुकाबले में कामला ने कम अज कम कोई ऐसी कोई हरकतें करने की कोशिश नहीं की कि लोगों को उनको ल्योर इन करे कि मैं ट्रक चलाऊंगी, मैं बर्गर बेचूंगी, मैं फलां करूंगी। और उसकी मैं उसकी बायोग्राफी पढ़ रहा था, वेरी मतलब इंप्रेसिव बैकग्राउंड है उसका, वो जहाँ से वो आई है, कामला आई है, और जिस तरह की प्रोसिक्यूटर और उसका बैकग्राउंड है, या पेरेंट्स उसके जीनियस, मतलब एक इंडिया से उसकी माँ आई थी, जमैका से उनके, मेरा ख्याल है कि मैं गलत नहीं कह रहा, फादर थे उनके, बहुत बड़े इंटेलिजेंट, और दोनों वहाँ से पढ़े हुए जहाँ से भुट्टो साहब जो है ना, जिस यूनिवर्सिटी से बार्कले से वो पढ़े थे, मेरा ख्याल बार्कले था, तो वहीं से कामला के पेरेंट्स भी पढ़े हुए हैं। ठीक है क्लासरा साहब, देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। कल इस पे बात करेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, इजाजत दीजिए।